गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं वैभव सर आपके साथ वापस हूँ और आज मैं पढ़ाऊँगा हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर पहला पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जो मैथ्स का हम लोगों ने पहले किया था सेट्स, उसका एक्सरसाइज मैं आगे चल के लेता आऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा पास्ट में चलना चाहिए। क्लास 7th में आईसीएसई बोर्ड में की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा शायद से इस बुक के पहले पार्ट में, इससे पहले वाले 7th के, कि जो जब रोमन्स का फॉल हुआ था जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, जब वहाँ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई थी, तो जब वहाँ पे रोमन चर्चेस फॉल हुए थे, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो मुस्लिम्स के हाथ में गया था। मुस्लिम्स को उस वक्त में ओटोमन एम्पायर कहते थे। तो जब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया था, तो उस टाइम पे वो जितने भी स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे इंग्लैंड में आ गए थे, और इंग्लैंड में जब वो आए थे तो वहाँ पे रोमन चर्चेस को इस्टेब्लिश किया था, जिसमें इंग्लैंड में वहाँ का मेन प्राइमरी रीजन जो था वो बन गया था ये चर्चेस यानी क्रिश्चियनिटी। अब उसी वक्त में जब ये हुआ था तब द डार्क एजेस भी शुरू हुई थी। डार्क एजेस इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि इस वक्त में चर्चेस का ही मेन राज चलता था, और चर्च ही जो थे उन्हीं के आपको जो कहेंगे वो मानना ही पड़ेगा। जैसे कि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फैलाई गई थी और फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम चलता था। फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम में होता ये था कि एक फ्यूडल लॉर्ड होता था जो कि किंग के नीचे नहीं सर्व करता था, उनके पास अपनी अलग आर्मी होती थी। अगर किंग को कभी भी वॉर वेस्ट करनी होती थी तो उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जाके उन्हें मनाना होता था, और ताकि वो अपनी आर्मी का थोड़ा हिस्सा उनके साथ मिलके लड़ें और अपने पैसे को उसमें खर्च करें। मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो अमीर थे और कुछ नहीं। तो इसी वक्त में अब यहाँ तक रोमन जो थे वो अपना स्कॉलर लेके यहाँ आए थे, और जो पोप था उसने तब स्टार्ट कर दी थी वॉर। थोड़ा मैं अटक रहा हूँ क्योंकि मुझे याद भी कर करके बताना पड़ रहा है, यहाँ लिखा नहीं है। तो जो पोप था उसने वॉर स्टार्ट कर दी थी। उसने वॉर स्टार्ट कर दी थी और उसका नाम था, उस वॉर का नाम पड़ा था क्रूसेड्स, द होली वॉर। जो पोप था वो अपनी आर्मी लेके डायरेक्ट हमला किया था ओटोमन एम्पायर पे, और ओटोमन एम्पायर ने जो था क्रूसेड्स को पूरा ख़त्म किया था। मतलब जीते वो थे, भले ही यूरोपियंस लेके गए थे, मगर इसकी वजह से डार्क एजेस का एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ था जब ये लोग हारे थे और अरब मर्चेंट्स के कांटेक्ट में आए थे। क्योंकि यूरोप जो था जब ओटोमन एम्पायर से हारा, उसके बाद उन्होंने ना एक पीस की ट्रीटी साइन कर ली, मगर तब इन लोग को डर था मतलब कि पीस आगे चलेगा कि नहीं। मगर अरब मर्चेंट से वो लोग ट्रेड करने लग गए थे। वैसे तो अरब उनको छूने नहीं देते थे अपना वो क्या कहते हैं मेडिकल का रिसर्च, मगर तब भी उन्होंने कैसे करके पा लिया। और जब ये हुआ तो जो क्रूसेड्स थी उसकी वजह से जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनका बहुत ज़्यादा पैसा उड़ गया था, और फ्यूडल लॉर्ड्स कमज़ोर पड़ने लग गए। और जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स कमज़ोर पड़े, किंग ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने आप ले ली और फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया पूरा, जिसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स ख़त्म हो गए। वैसे रिच थे वो लोग, बट अब वो लोग फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम पे नहीं चलते थे। तब शुरू होता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, द रेजिनेंस का पीरियड तब स्टार्ट होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तो बताया ही है कि यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे वो अरब की नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने लगे, उनके एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, लिटरेचर, और ट्रांसलेट करने लगे उन्हें यूरोपियन लैंग्वेज में। क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग उर्दू तो पढ़ने नहीं वाले थे, उन्हें अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था, और उन्होंने ट्रांसलेट किया भी। इटालियन सिटीज सच एज फ्लोरेंस, मिलन, गेंगुआन बिकेम सेंटर्स ऑफ learning. Greek scholars who fled from Eastern Europe under Turkish rule were given shelter by Italian merchant in these cities. तो ये जो सिटीज़ हैं यूरोपियन मतलब इटालियन यूरोप में ही आएंगी। तो इटालियन सिटीज़ जैसे फ्लोरेंस, मिलान, गोना जो थे वो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन बन गए। ग्रीक स्कॉलर जो कि ईस्टर्न यूरोप यानी जो ओटोमन एम्पायर के नीचे था, उनको इटालियन इन्हीं सिटीज़ ने दिया था, ठहराया था, और उन्हीं की जो बुक्स थी उनको ये लोग पढ़ के, जिसमें ज्योग्राफी, ग्रीक की ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल वगैरह लिखा था, उससे इन लोगों ने किया। अब यहाँ से जो था, यहीं से इटली से ही शुरू हुआ था रेजिनेंस। अब यहाँ पे जो था लोगों ने धीरे धीरे
आर्ट पे और सेकुलर लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करने लग गया, जो कि इटालियन से बना था। और कई सारे यूरोप के देशों में भी ये मतलब अप्लाई होने लग गया था और धीरे धीरे होने लग गया था। और इससे शुरू हुआ, जब ये हुआ था तब इस चीज़ से धीरे धीरे शुरू हुआ था रेजिनेंस का पीरियड, और डार्क एज तब ख़त्म हुई थी। अब यहाँ पे जो है हम लोग को वहीं से वापस से क्रूसेड्स के बारे में बताया गया है, जो कि हुई थी वॉर क्रिश्चियन उसके, तो मैं उसको स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बता दिया। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ना हो, वरना मैं उससे कर दूंगा एक्सप्लेन। सेंचुरीज ब्रॉट द यूरोपियन इनटू कांटेक्ट विद अरब मर्चेंट्स, जो क्या है बताया। जो नॉलेज ऑफ अरब और ईस्ट थी वो बात हुई थी। वेस्ट ईस्ट प्रोवाइड सिमिलर और रेजिडेंस। पहले तो उन लोगों ने मना किया था, अरब से उतना नहीं करना चाहते थे, मगर धीरे धीरे थोड़ी बहुत होने लग गई थी, और उसको मतलब इन लोगों ने ट्रांसलेट करके अपने आप बांटने भी लग गए थे। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी उसे कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी वो सेंटर ऑफ लर्निंग थी। कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी वो टर्क्स में 1453 में आ गई थी। उस सिटी के बाद जो था ग्रीक और रोमन स्कॉलर जो थे वो इटाली में आ गए थे अपने वैल्यूबल मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ, और यहीं से हुआ था। जो प्रिंटिंग प्रेस था उसकी इन्वेंशन से ही सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन आया था, जो कि किया था इन्वेंट, हाँ ये नाम जो है वो चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, जॉन गटनबर्ग, थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो गया। तो जो जॉन गटनबर्ग थे उसी ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया था 15th सेंचुरी में, जिसमें बुक्स ऑफ न्यू थॉट्स और सेक्युलर लर्निंग जो कि थे अवेलेबल हो गए थे पर्सन्स को। जो अब नई लर्निंग थी वो फ्यूडलिज्म सिस्टम से या फिर चर्च के दिखाए हुए अंधे रास्तों की जगह ह्यूमनिज्म पे ज़्यादा फोकस करती थी। सब कुछ जो था वो ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमैनिटी से लिया गया था। जो ह्यूमनिज्म शब्द है वो ग्रीक वर्ड ह्यूमनिटिक्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ह्यूमंस यानी इंसान। अब यहाँ पे जो था चर्च के ढोंगपने से हट के लोगों ने साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरीज और रेटेलिज्म को डेवलप करना शुरू किया था। पीपल जो थे वो चर्च पे भी अब धीरे धीरे सवाल उठाने लग गए थे कि यार तुम लोग तो बेकार कर रहे हो। और जो पेंटिंग का था उसमें भी अब रियलिज्म का वक्त आने लग गया था, पेंटिंग की और मैन्युस्क्रिप्ट में। अब चलिए पेंटिंग पे चलते हैं। Leonardo da Vinci was an Italian painter, sculptor, engineer, scientist, philosopher, poet, and singer. He is best known for two paintings, The Last Supper and Mona Lisa. He also studied the anatomical structure of the human body. हाँ ये सही है। तो लियोनार्डो दा विंची का नाम तो तुमने बहुत सुना होगा। लियोनार्डो विंची जो था वो अपने स्टार्टिंग के टाइम में पेंटर, स्कल्पचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, पोएट, सिंगर, बहुत सारी चीज़ की थी। मगर अभी हम लोग यहाँ पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग उसकी दो पेंटिंग्स बात करने वाले हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर के बारे में। नहीं, ये तो द लास्ट जजमेंट है, सॉरी, गलती। तो जो मोनालिसा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, वो कभी मतलब उतनी फेमस थी नहीं, क्योंकि मोनालिसा जो थी वो पहले जब ये बनी थी तो उसे एक रिव्यू किया जाता था एक सिंपल पेंटिंग की तरह। बाद में एक चोर ने इसे चोरी कर लिया था एक फेमस पेंटिंग के साथ। तो जब चोरी हुई तब लोगों ने, जब चोर पकड़ाया तब लोगों ने देखा कि यार ये पेंटिंग इतनी अच्छी है। फिर धीरे धीरे लोग मोनालिसा को देखने आने लग गए। माइकलोंगन एक इटालियन स्कल्पचर, पेंटर और आर्टिस्ट था। उसकी जो ग्रेट वर्किंग्स जो थी वो पेंटिंग थी, और उनमें से एक पेंटिंग जो थी मतलब सबसे ज़्यादा जो थी वो फेमस द लास्ट जजमेंट ये थी, और द फॉल ऑफ मैन थी। एक रैप्चल करके भी एक इटालियन पेंटर था जिसको अपनी पेंटिंग्स के लिए था मैडोना करके। अब यहाँ पे लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर ही जो था उसने भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, मतलब पेंटिंग ने उतना नहीं किया था, पेंटिंग से रियलिज्म आया था, बट सबसे ज़्यादा जो रोल इम्पोर्टेंट मुझे लगता है किया था पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में, वो था लिटरेचर ने और मॉडर्न साइंस ने। पेंटर्स ने अच्छी पेंटिंग बना के रियलिज्म डाला था स्टेज में, बट लिटरेचर्स और मॉडर्न साइंस बहुत उस टाइम पे हेल्प की थी ट्रांजिशन करने में, यानी रेजिनेंस के पीरियड में। तो आइए जानते हैं लिटरेचर के बारे में। डांटे इज एन इम्पॉर्टेंट
poet who composed the Divine Comedy in Italian. Priest was a great sonnet writer who wrote many sonnets in Latin. He was the founder of humanism. अब डांटे जो है वो एक इमॉर्टल पोएम यानी जिसको कभी भूला ना जा सके है, जिसने द डिवाइन कॉमेडी इन इटालियन लिखी थी। तो ये बहुत यही था डांटे अलिगानी है, तो उसकी एक पेंटिंग है बट ऐसे ही था, उसने लिखी थी। और एक प्रेक्षे करके एक ग्रेट सोनर राइटर भी था जिसने कई सारे सोनेट्स लिखे थे लैटिन में, और वो जो था फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म था, यानी उसी ने बात करना सबसे पहले शुरू की थी ह्यूमनिज्म के बारे में। इरास्मस वॉज द क्रिटिक ऑफ चर्च, ही रिडिक्यूल्ड द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द चर्चेस। अब जो इरास्मस था वो एक क्रिटिक था चर्च का, उसने ना उनकी पागलों वाली प्रैक्टिसेस को कहा था कि यार ये बेकार है, वो बेकार है। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं सोच रहा हूँ आगे हम लोग जाके कंटिन्यू करेंगे माइक लेवेलिया से, उसके बाद ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं आराम से डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो थैंक्स फॉर द क्लास, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। मिलते हैं जल्दी।